मध्य प्रदेश के छतरपुर में बीएसपी नेता की हत्या कर दी गई है। बीएसपी नेता महेंद्र गुप्ता की गोली मारकर हत्या हुई है। बदमाशों ने महेंद्र गुप्ता के सिर में मारी है गोली। आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। तो देखिए, बड़ी खबर है, छतरपुर में बीएसपी नेता की हत्या का पूरा मामला है। फिलहाल हत्यारे कौन हैं, आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बदमाशों ने महेंद्र गुप्ता के सिर में गोली मारी है और उनकी मौत हो गई है। बीएसपी नेता महेंद्र गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या की ये वारदात बीती रात करीब 9:30 बजे हुई। महेंद्र कुमार गुप्ता एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। घात लगाकर खड़े बदमाश ने उन पर फायरिंग कर दी। गोली लगते ही वो नीचे गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। गोली मार दी सर माथे में। कितने लोग थे? एक बंदा, सिंगल बंदा। हत्या करके आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। फोटोग्राफ्स वगैरह करा के पीएम करा के और इसमें एफआईआर करके और प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द आरोपी। और ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने वाराणसी जिला कोर्ट में एक बार फिर याचिका दाखिल की है। आखिर क्यों? 30 सेकंड में देखिए रिपोर्ट। विष्णु शंकर जैन का आरोप है कि ज्ञानवापी में पूजा रोकने की साजिश रची जा रही है। उनका आरोप है कि साजिशन छत के ऊपर बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे छत टूटने का खतरा बढ़ गया है। छत टूटने से पूजा रुक जाएगी। ऐसे में नमाजियों की संख्या सीमित करने को लेकर याचिका दाखिल की गई है। हमने माननीय न्यायालय में एप्लीकेशन दी है कि वहाँ पे जो छत है उसको प्रोटेक्ट किया जाए और जो भारी संख्या में वहाँ पे लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं छत के ठीक ऊपर, उनकी जो क्वांटिटी है उनको कंट्रोल किया जाए, जिससे जो कोर्ट का ऑर्डर है उसकी कंप्लायंस हो सके। और ताजमहल को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। हिंदूवादी संगठन ने महाशिवरात्रि पर ताजमहल में दुग्धाभिषेक करने की मांग उठाई। आगरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में ताजमहल के मुख्य स्मारक में दुग्ध अभिषेक करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि जिस स्थान पर ताजमहल है वहां साल 1212 में राजा परमदेव ने शिवलिंग बनवाया था और वो स्थान तेजो महल कहलाता था। याचिका में कहा गया कि ताजमहल के नीचे तहखाने में शिवलिंग है। वास्तव में ये इसके तहखाने में शिवलिंग स्थापित है, जो कि राजा परमदेव ने बनवाया था 1212 में। और आज कांग्रेस घोषणा पत्र ड्राफ्ट को अंतिम रूप देगी। इस बार घोषणा पत्र जल्द लाने की तैयारी में कांग्रेस सभी बड़े मुद्दों को घोषणा पत्र में जगह देने का प्लान। क्षेत्रीय भाषाओं में भी जारी होगा कांग्रेस का मैनिफेस्टो। प्रचार प्रसार के लिए एआई की भी मदद लेने की योजना है। और अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं। एक नजर उस पर भी। तो बेरोजगारी भत्ता जैसी स्कीम में सीधे खाते में पैसा, यानी कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की योजना। शिक्षा लोन की ब्याज दर में छूट का ऐलान हो सकता है। खाली पड़े केंद्रीय पदों को भरने का वादा इस घोषणा पत्र में हो सकता है। अग्निवीर योजना की जगह पुरानी भर्ती स्कीम और पेपर लीक रोकने के लिए कड़ी सजा का संकल्प भी इसमें दोहराया जा सकता है। महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी जैसी योजना से डीबीटी गैस सिलेंडर 450 रुपए में देने का वादा। किसान कर्ज माफी की जगह एमएसपी की गारंटी। किसान उपकरणों से जीएसटी हटाने का भरोसा। महंगाई, तेल के दाम घटाने का वादा संभव है। गरीब मजदूर के लिए न्याय योजना जैसी स्कीम का ऐलान और सेना को ओआरओपी, बाकियों को ओपीएस का वादा। रेलवे किराए में कटौती, बुजुर्गों को रियायत, डायनेमिक फेयर स्कीम बंद करने का ऐलान और लघु उद्योगों का कर्ज माफ कर बढ़ावा देने का वादा भी इसमें हो सकता है। कुमार विक्रांत हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हैं। कुमार, एक लंबी लिस्ट नजर आ रही है इस घोषणा पत्र में। कुछ पुरानी योजनाओं जिनको वापस लाने का संकल्प इसमें दिखाई दे रहा है, तो वहीं कुछ नई बातें भी हैं। और क्या खास बात होगी इस बार के कांग्रेस के घोषणा पत्र में? और जो इंडिया गठबंधन है उसमें जो दल हैं उनके किए वादे या उनकी योजनाओं या उनकी विचारधारा का कैसे समायोजन होगा इसमें? देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये जो घोषणा पत्र है ये राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ क्षेत्रीय स्तर पर भी लागू होगा। वहां पर जो राज्य की सहयोगी दल हैं उनकी योजनाओं को या उनकी बातों को इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन जहां तक बड़ी बात यह है कि युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए
हर वर्ग के लिए एक बड़ी योजनाएं लाने की बात की जा रही है। गरीबों के लिए जैसे पहले कांग्रेस न्याय योजना पिछली बार उसने लेकर के आई थी, उससे भी बड़ी योजना गरीबों के लिए लाने की तैयारी है। और पूरा जो फोकस है वो नौजवानों पर रहने वाला है और नौजवानों को तमाम तरीके की छूट और तमाम तरीके की सुविधाएं देने का वादा कांग्रेस करने वाली है। और अहम बात यह है कि रेलवे को लेकर भी कांग्रेस तमाम चीजें करने वाली है। जैसे कि राहुल गांधी ने अभी कहा था कि 10% किराया हर साल बढ़ रहा है, बुजुर्गों की रियायत वापस ले ली गई। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो आम जनता को, गरीबों को, किसानों को, महिलाओं को, नौजवानों को लुभाने के लिए कांग्रेस एक लुभावना घोषणा पत्र लाने की तैयारी कर रही है। और सूत्र ये बता रहे हैं कि आज इसकी आखिरी बैठक होगी और ड्राफ्ट जो घोषणा पत्र होगा वो ठीक है। तो हमें इंतजार करना होगा कि कौन से बड़े वादे इस बार के घोषणा पत्र में किए जाते हैं कांग्रेस की तरफ से। शुक्रिया कुमार, आप काम से जुड़े। और वहीं कांग्रेस घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी पी चिदंबरम को सौंपी गई है। घोषणा पत्र में राज्यों के बड़े मुद्दों को जगह मिल सकती है। पी चिदंबरम की अध्यक्षता में कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की आज शाम 4:30 बजे दोबारा मीटिंग होगी, जिसमें कांग्रेस घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने की कोशिश की जाएगी, जिसके बाद इसे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को सौंपा जाएगा। कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस पर अपना घोषणा पत्र जल्दी लाने का मन बना चुकी है। और बहुत जल्द आप लोगों के सामने आएगा कि हमारा मैनिफेस्टो क्या है। हम यही कह सकते हैं कि हम जुमलेबाज नहीं हैं, हम जो गारंटी देते हैं वो करते हैं। तो योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार, आज 2 से 3 मंत्री ले सकते हैं शपथ। ओम प्रकाश राजभर ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। एमएलसी दारा सिंह भी ले सकते हैं शपथ। आरएलडी से भी बनाए जा सकते हैं मंत्री। अनिल कुमार, राजपाल बालियान को मिल सकता है मौका। शाम 5 बजे योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। पंकज झा, रोविंग एडिटर, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, विस्तार हो रहा है और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले विस्तार हो रहा है, तो इस विस्तार में आने वाले चुनावों का रिफ्लेक्शन कैसे देखा जाए? देखिए, बहुत लंबे समय से इस बात की चर्चा हो रही थी। आपको याद होगा जब ओम प्रकाश राजभर की दोबारा पिछले साल जुलाई महीने में एनडीए में एंट्री हुई, उसके बाद से लग रहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया था। लोकसभा चुनाव से पहले करना है। ओम प्रकाश राजभर, जो कि अपनी पार्टी एक सहयोगी दल है बीजेपी के, उनको इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। वो ओबीसी समुदाय से आते हैं। दूसरा, जिन दारा सिंह चौहान का जिक्र हो रहा था, वो समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी आए, उपचुनाव हार गए, बीजेपी ने उन्हें एमएलसी बनाया। वो भी एक ओबीसी संवर्ग से आते हैं, उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। आरएलडी की एनडीए में एंट्री हुई है, तो आरएलडी की तरफ से जो 2 चेहरे हैं, एक राजकुमार बालियान जो उनके विधायक दल के नेता हैं, या फिर उनकी पार्टी के एससी समुदाय के जो विधायक हैं अनिल कुमार, इन दोनों में से किसी को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो एक पॉलिटिकल मैसेज है कि ओबीसी और दलित समुदाय, ये लोकसभा चुनाव से पहले कॉम्बिनेशन बनाया गया है। शुक्रिया पंकज, आपका इस जानकारी। इधर लोकसभा चुनाव से पहले सियासी दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। पीएम मोदी के परिवार को लेकर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के निशाना साधने पर करारा पलटवार किया गया है। पीएम मोदी ने अपने परिवार पर साधे गए सियासी निशाने का जवाब कुछ ऐसे दिया। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा। पीएम मोदी के इस पलटवार के बाद बीजेपी ने सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ दिया। बीजेपी के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर मोदी का परिवार जोड़ दिया। और चेन्नई में बीजेपी के एक कार्यकर्ता की दीवानगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल जीत लिया। आखिर उस कार्यकर्ता ने ऐसा क्या किया जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है? देखिए ये रिपोर्ट। चेन्नई पहुंचने के बाद पीएम मोदी एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे। पीएम मोदी जब इस शख्स के पास पहुंचे तो इसने ऐसी बात बताई कि वो चौंक गए। अश्वंत पिजाई नाम के इस बीजेपी कार्यकर्ता ने पीएम को बताया कि उसकी पत्नी ने हाल ही में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, लेकिन वो अभी तक उनसे नहीं मिला है। पीएम मोदी ने अश्वंत पिजाई और उनके परिवार को आशीर्वाद देते हुए कहा कि उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। दोनों के बीच हुई बातचीत की जानकारी खुद पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर तस्वीर शेयर करके दी है।
और पीएम मोदी 2 दिवसीय तेलंगाना दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। तेलंगाना से पीएम ओडिशा के दौरे पर रवाना हो जाएंगे। आज तेलंगाना में पीएम कई परियोजना का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तेलंगाना को सौगात, संगारेड्डी को 6,800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। पीएम 3 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें NH 161 के 40 किलोमीटर लंबे कंडी से रामसनपल्ले खंड को 4 लेन का बनाना शामिल है। ये परियोजना से तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के बीच आवाजाही सुगम हो जाएगी। इसके बाद पीएम ओडिशा जाएंगे और चंडीखोल, जाजपुर में 19,600 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और इलेक्टोरल बॉन्ड पर जानकारी देने के लिए SBI ने सुप्रीम कोर्ट से जून तक का समय मांगा है। इस पर राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर राहुल गांधी एक बार फिर बीजेपी पर हमलावर हैं। इस बार उन्होंने SBI की याचिका को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, राहुल गांधी ने साधा निशाना। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सच जानना देशवासियों का हक है, तब SBI क्यों चाहता है कि चुनाव से पहले ये जानकारी सार्वजनिक ना हो पाए? एक क्लिक पर निकाली जा सकने वाली जानकारी के लिए 30 जून तक का समय मांगना बताता है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज उज्जैन में होंगे। उज्जैन में राहुल गांधी सबसे पहले महाकाल के दर्शन करेंगे और फिर रोड शो करेंगे। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मकसद से उज्जैन पहुंचेगी। उज्जैन में जगह जगह राहुल गांधी के स्वागत वाले पोस्टर लगाए गए हैं। उज्जैन की सड़कों पर लगे पोस्टरों में राहुल गांधी को शिव भक्त के रूप में दिखाया गया है। राहुल गांधी उज्जैन पहुंचने के बाद सबसे पहले भगवान महाकाल के दर्शन करेंगे। महाकाल के दर्शन के बाद राहुल गांधी रोड शो और जनसभा करेंगे। उज्जैन में जनसभा करने के बाद राहुल गांधी इंगोरिया पहुंचेंगे, जहां राहुल गांधी का रात्रि विश्राम होगा। और हिमाचल की सियासी खींचतान को लेकर प्रियंका गांधी ने प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह से बात की है। विक्रमादित्य से कहा गया है कि हिमाचल में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह चाहते थे कि पार्टी के नाराज विधायकों से कांग्रेस आलाकमान बात करे। विक्रमादित्य से कहा गया है कि हिमाचल में लोकसभा चुनाव तक सीएम बदलने की कोई संभावना नहीं है। ऐसा करने से गलत संदेश जाएगा। सीएम सुक्खू को संगठन और सरकार में तालमेल बनाकर रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रियंका ने विक्रमादित्य को PWD मंत्रालय में फ्री हैंड देने का भी वादा किया है। अगर कांग्रेस को वीरभद्र परिवार के साथ रहने का भरोसा रहेगा तो जल्द ही रिज एरिया में वीरभद्र सिंह की मूर्ति लग सकती है। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विधायक दल के नेता लोम्बो तायेंग बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये रिपोर्ट। लोम्बो तायेंग का बीजेपी में जाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तायेंग के पाला बदलने के साथ 2019 में 60 सदस्य विधानसभा में 4 सीटें जीतने वाली कांग्रेस के पास अब पूर्व सीएम नवाम तुर के रूप में सिर्फ एक विधायक ही बचा है। पिछले हफ्ते कांग्रेस के 2 विधायक निनोंग एरिंग और वांगलेन लोवांगडोंग भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। लोम्बो तायेंग के अलावा चकत अबो ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। चकत अबो तिरप जिले के खोंसा पश्चिम के निर्दलीय विधायक हैं। राज्य में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी होने हैं। और गुजरात में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। विधायक अर्जुन मोढवाडिया ने कांग्रेस छोड़ दिया। वो आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पोरबंदर से विधायक अर्जुन मोढवाडिया ने विधायकी और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा गुजरात में पूर्व विधायक और कार्यकारी अध्यक्ष अम्बरीश डेर और धर्मेश पटेल ने इस्तीफा दिया है। मोढवाडिया ने अपने इस्तीफे के पीछे कई वजह गिनाई हैं। जनता से विमुख पार्टी कैसी तरह हुई है, ये बात मैंने हर प्लेटफॉर्म पर अपनी बात तो रखी थी, लेकिन उस समय तो ओपनली बात करके ये कहा था कि ये हमने जो जनता की आकांक्षा है, इच्छा है, उससे विरुद्ध का हमारा स्टैंड है। अर्जुन मोढवाडिया के कांग्रेस छोड़ने पर कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने पूछा है कि उन्हें पार्टी ने सब कुछ दिया, फिर भी उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा क्यों दिया है। अर्जुन मोढवाडिया छात्र जीवन से कांग्रेस के साथ जुड़े थे। उनका आरोप है कि कांग्रेस अब लोगों से दूर जा चुकी है, लेकिन इन आरोपों को कांग्रेस सिरे से खारिज कर रही है। देखिए, मैं समझता हूं कि पार्टी
ने उनको सब कुछ दिया। बेहतर तो वही बता सकते हैं कि उनको जाने का क्या कारण है। बीजेपी में जो लोग जा रहे हैं उनको दो ही कारण नजर आते हैं, दो ही शब्द हैं, या तो डर है या लालच है। बेहतर वो किस कारण से गए हैं वो वही बता सकते हैं। और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन जेएमएम के स्थापना दिवस पर भावुक हो गईं। उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला किया। गिरिडीह से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कर रही कल्पना सोरेन ने बीजेपी पर एक के बाद एक कई हमले किए। उन्होंने बीजेपी पर हेमंत सोरेन को झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया और कहा कि झारखंड की जनता इसका बदला लेगी। इस दौरान वो भावुक भी हो गई और कहा कि झारखंड से बीजेपी को करारा जवाब मिलेगा। आपने यहाँ के स्वाभिमान, आत्मसम्मान को जेल में डाला है और इसका करारा जवाब मिलेगा। आने वाले वक्त में इसका करारा जवाब मिलेगा। और पंजाब की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखदेव सिंह ढींढसा अपने परिवार और समर्थकों के साथ शिरोमणि अकाली दल बादल में वापसी कर सकते हैं। सुखदेव सिंह ढींढसा ने 4 साल पहले अकाली दल से अलग होकर शिरोमणि अकाली दल संयुक्त बनाई थी। खबर है कि ढींढसा अपनी पार्टी का विलय अकाली दल में कर सकते हैं। आज सुखबीर बादल सुखदेव सिंह ढींढसा के घर पहुंचकर उन्हें पार्टी में वापस ज्वाइन करवा सकते हैं। सुखबीर बादल की अपील और विक्रम सिंह मजीठिया की मध्यस्थता के बाद सुखदेव सिंह ढींढसा ने अकाली दल में लौटने का फैसला कर लिया है। 2019 में सुखदेव सिंह ढींढसा ने सुखबीर बादल से नाराजगी जताते हुए अकाली दल से इस्तीफा दे दिया था। और पंजाब विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। पंजाब की मान सरकार आज सदन में बजट पेश करेगी। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा सुबह 11 बजे विधानसभा में बजट पेश करेंगे। 6 मार्च को यानी कल सदन में बजट पर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पंजाब सरकार अपने बजट में लोक लुभावने वादे कर सकती है। दिल्ली की तर्ज पर महिलाओं को 1000 रुपए मासिक देने के अपने वादे को पूरा करने का ऐलान भी कर सकती है। किसान आंदोलन की वजह से सदन में हंगामे के पूरे असर हैं। विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने की कोशिश कर सकती हैं। बजट पेश करने के दौरान सदन में हंगामा भी हो सकता है। और दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने दिल्ली विधानसभा में कल दिल्ली का बजट पेश किया, जिस पर आज विधानसभा में चर्चा हुई। इस बार 76,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। इस साल दिल्ली का बजट घट गया है। पिछले साल 78,800 करोड़ का बजट पास हुआ था। इस बार फ्री बिजली पानी देने सहित सभी महिलाओं को 1000 रुपए कैश देने का बड़ा ऐलान कर दिया है। 2024-25 के बजट का सबसे बड़ा कदम है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और इसके तहत 18 साल की उम्र से ज्यादा की हर महिला को 1000 रुपए प्रति माह की सम्मान राशि। और हिमाचल के मंडी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 दर्ज की गई है। सुबह 6:56 पर झटके महसूस किए गए। खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ के एक समर्थक ने उन्हें भावी सीएम बताते हुए पोस्टर लगाया। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में आने वाली महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देने वाला एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें कमलनाथ को भावी सीएम बताया गया। पोस्टर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से लगाया गया है। इस पोस्टर को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आखिरकार कमलनाथ के मन में क्या चल रहा है? हफ्ते 10 दिन पहले तक कमलनाथ की कांग्रेस छोड़ने को लेकर रोज नई अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की चल रही न्याय यात्रा में कमलनाथ पहले दिन मुरैना में मंच पर दिखे थे। उसके बाद से वो राहुल की न्याय यात्रा में नजर नहीं आए हैं। और भोपाल में स्कूल के सामने शराब का ठेका बंद नहीं किए जाने से साध्वी प्रज्ञा गुस्से में हैं। उन्होंने बीजेपी छोड़ने की चेतावनी दी है। 30 सेकंड में देखिए पूरी रिपोर्ट।
स्कूल के सामने जिस शराब के ठेके के खिलाफ बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने आवाज बुलंद की है वो बीजेपी विधायक का ही है। साध्वी प्रज्ञा का आरोप है कि पुलिस प्रशासन आरोपी विधायक के खिलाफ एक्शन लेने में आनाकानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि वो पार्टी से भी शिकायत करेंगी, एक्शन न हुआ तो पार्टी छोड़ देंगी। हमें शर्म आ रही है आज कहने में कि हमारी भाजपा का विधायक सुदेश राय जी का ठेका है, ये मुझे प्रशासन ने बताया, इसलिए मैं कठोर कार्यवाही करूंगी कि ये जिस प्रकार से भी चल रहा है ये कठोरतम कार्यवाही इस पे होना चाहिए। और गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के दौरे पर होंगे। छत्रपति संभाजी नगर में रैली को संबोधित कर अमित शाह सुबह 11 बजे अकोला पहुंचेंगे, जहां बीजेपी की चुनाव प्रबंधन समिति और उसकी कोर कमेटी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। अकोला के बाद गृह मंत्री जलगांव जाएंगे, जहां युवाओं के लिए आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जलगांव से अमित शाह छत्रपति संभाजी नगर जाएंगे, जहां एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे। 9 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह पटना जाएंगे, जहां पालीगंज प्रखंड में पिछड़े और अति पिछड़े समुदाय की एक रैली को संबोधित करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा ने पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से खास मुलाकात की है, जिसकी सोशल मीडिया पर खासी चर्चा हो रही है। तस्वीरें बीकानेर के एक सैलून की हैं, जहां अचानक सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को देखकर सैलून में मौजूद लोग चौंक गए। सीएम भजनलाल आराम से कुर्सी पर बैठे और सैलून मालिक उनके बालों पर कंघी फेरता नजर आया। दरअसल सैलून मालिक को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए का कर्ज मिला था। मुख्यमंत्री पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से मुलाकात कर रहे थे। इसी कड़ी में उन्होंने इस हेयर सैलून में जाकर सैलून मालिक से योजना में मिल रही सुविधाओं को लेकर बातचीत की और उनसे सुझाव भी मांगे। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को ईडी ने पूछताछ के लिए 11 मार्च को बुलाया है। महुआ मोइत्रा की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। ईडी ने फेमा उल्लंघन मामले में पूछताछ के लिए महुआ को समन भेजा है। इससे पहले महुआ ने जांच में शामिल होने के लिए कुछ हफ्तों का समय मांगा था, लेकिन महुआ ने पेश होने में असमर्थता जताई थी। अब ईडी ने फेमा प्रावधानों के तहत महुआ का बयान दर्ज करना चाहती है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट से महुआ को बड़ा झटका लग चुका है। हाईकोर्ट ने संसद में सवाल पूछने के बदले पैसा लेने के मामले में महुआ की याचिका खारिज कर दी है। याचिका में महुआ ने संसद में सवाल के बदले रिश्वत से जुड़ी सामग्री प्रकाशित करने पर रोक की मांग की थी। हरियाणा के गुरुग्राम से हैरान करने वाली घटना सामने आई है। एक रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर खाने के बाद 5 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। माउथ फ्रेशनर खाते ही इन लोगों के मुंह में जलन होने लगी, साथ ही उल्टी आने लगी। उल्टी के दौरान इनके मुंह से खून निकलने लगा। सभी को गुरुग्राम के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 5 में से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला गुरुग्राम के ला फॉरेस्ट रेस्टोरेंट का है। पुलिस ने स्टाफ के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने रेस्टोरेंट के सभी स्टाफ को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। माउथ फ्रेशनर को भी जाँच के लिए लैब में भेजा गया है। लैब रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। और भारतीय नौसेना के जहाज से एक नौसैनिक लापता है। नौसैनिक की पहचान साहिल वर्मा के रूप में की गई है, जो सीमैन 2 रैंक पर तैनात है। जम्मू के रहने वाले साहिल 27 फरवरी से लापता हैं। साहिल कहां है, इसकी जानकारी न उनके परिवार को है और न ही नौसेना को है। साहिल के लापता होने की सूचना से परिवार सदमे में है और अपने बेटे के सकुशल घर लौटने की दुआ कर रहा है। मैं डिफेंस मंत्रालय से यही बात करूंगा कि मेरे को मेरा बच्चा चाहिए बस, और इसकी सीबीआई जांच चाहिए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने साहिल के परिवार से बात की है और मदद का भरोसा दिलाया है। मामले में भारतीय नौसेना ने विस्तृत जांच के लिए नौसेना बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का आदेश भी दे दिया है। और हैती की राजधानी में जबरदस्त हिंसा हो रही है। बड़ी संख्या में कैदी जेल से भाग निकले हैं। बिगड़े हालात के चलते हैती सरकार ने आपातकाल का ऐलान कर दिया है। तस्वीरें राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस की हैं, जहां सड़कों पर गोलियां दागी जा रही हैं। सरकार ने जानकारी दी कि देश की राजधानी की जेल पर विद्रोहियों ने हमला करके 3,500 से ज्यादा खूंखार कैदियों को आजाद करा दिया है, जिसके बाद से हैती की सड़कों पर कोहराम मचा हुआ है। विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर भी हमला कर दिया, जिसमें पहले ही दिन 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। सड़कों पर खुलेआम लूटपाट की जा रही है। विद्रोहियों ने सीनियर पुलिस अधिकारियों समेत देश के प्रधानमंत्री को बंधक बनाने की धमकी दी है।
इटली में कई जगहों पर एवलांच हो रहा है। हजारों लोग एवलांच वाली जगहों के आसपास फंसे हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। तस्वीरें इटली की आउस्टा घाटी की हैं, जहां रुक रुक कर एवलांच हो रहा है। लगातार पहाड़ की चोटियों से बर्फ नीचे आ रही है, जिसकी वजह से हजारों लोगों ने यहां से पलायन करना शुरू कर दिया है। अब तक करीब 6000 लोग इस घाटी से पलायन कर चुके हैं, लेकिन अभी भी हजारों लोग यहां फंसे हैं, जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। सड़कों पर और सुरंगों में बर्फ भर चुकी है, जिसकी वजह से वैली से बाहर निकलने के रास्ते पहले ही बंद हो चुके हैं। हिमाचल के मंडी में भूकंप के झटके। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.2 दर्ज। सुबह 6:56 पर झटके महसूस किए। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम की अमेरिका को धमकी। दक्षिण कोरिया के साथ ड्रिल को लेकर दी धमकी अमेरिका। दक्षिण कोरिया का युद्धाभ्यास हमले की साजिश।